हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचर कनेक्शन। आज के वीडियो में हम आज की क्लास में क्लास 7th एनसीईआरटी चैप्टर 12 वन हमारी जीवन रेखा। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वन हमारी जीवन रेखा। इससे पहले भी हमने इस चैप्टर को डिस्कस किया है, तो देखते हैं आज हम कहाँ से डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाला जो पार्ट 1 है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ से आप ये जो पूरा चैप्टर हमने डिस्कस किया था, इसमें जितने भी पार्ट को डिस्कस किया था वो आप देख सकते हैं। और आज हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। तो हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था, क्षयमान पदार्थों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्षयमान पदार्थ सदैव गर्म कैसे रहते हैं। इसके लिए हमने एक एक्टिविटी भी कर ली थी। तो अब हम इसके आगे देखते हैं वनों के बारे में। तो यहाँ पर पहेली ने पूछा कि वन में इतने सारे वृक्ष हैं, यदि हम कारखाने के लिए कुछ वृक्षों को काट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो वृक्ष होते हैं वो कारखाने के लिए काटने की बात की जाती है। तो यहाँ पर वहीं पहेली को आता है कि वो प्रोफेसर से पूछती है कि इतने सारे वृक्ष हैं, तो अगर हम कुछ वृक्षों को काट देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। तो जो प्रोफेसर अहमद हैं वो बताते हैं कि तुमने स्वपोषियों, परपोषियों और मृतपोषियों के बारे में पढ़ा है। स्वपोषी, परपोषी और मृतपोषी, इनके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि स्वपोषी कौन होते हैं, जो अपना पोषण स्वयं से प्राप्त करते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वो स्वपोषी हैं। परपोषी वो हैं जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं, और मृतपोषी वो हैं जो मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं। तो हरे पादप किस प्रकार भोजन का निर्माण करते हैं। सभी जंतु, चाहे वे शाकभक्षी हों या मांसभक्षी हों, अंततः भोजन के लिए पादपों पर ही निर्भर होते हैं। तो जो हमारे भोजन की शुरुआत होती है वो पौधे से ही होती है, और पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो जो जीव पादपों का भोजन करते हैं उन्हें अक्सर अन्य जंतुओं द्वारा भोजन के रूप में ले लिया जाता है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि शाकभक्षी होते हैं, जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको क्या होता है, उनसे जो बड़े जीव होते हैं वो उनको भोजन के रूप में लेते हैं। उदाहरण के लिए घास को कीटों द्वारा खाया जाता है, और जिन्हें मेढक खा लेते हैं, और मेढक को सर्प खा लेते हैं। तो ये हमारे वन में एक श्रृंखला होती है। तो वन में ये एक श्रृंखला होती है कि घास जो होता है उसको कीट खाते हैं, मेढक कीटों को खा लेता है, और मेढक को सर्प खा लेता है, और सर्प को उकाब या गरुड़, जिन्हें हम बोलते हैं, वो खा लेते हैं। तो ये साइकिल जो है वो चलती रहती है। हमारे पर्यावरण की ये श्रृंखला है जो चलती रहती है। और भी बहुत सारी श्रृंखलाएं होती हैं, यहाँ पर एक श्रृंखला के बारे में बताया गया है। तो आगे जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स आएंगे हम आगे और भी श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो वन में अनेक खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं परस्पर संबंधित होती हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं कैसी होती हैं, परस्पर संबंधित होती हैं। खाद्य श्रृंखलाओं में सीटेट से क्वेश्चन कई बार आए हैं। जब मैं पीवाईक्यू कराऊंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं। यदि किसी एक खाद्य श्रृंखला में कोई विघ्न पड़ जाए, मतलब कोई एक खाद्य श्रृंखला बीच में से टूट जाए, तो यह अन्य श्रृंखलाओं को भी क्या करती है, प्रभावित कर देती है। वन का प्रत्येक भाग अन्य भागों पर निर्भर करता है। यदि हम वन के किसी घटक, किसी वृक्ष को अलग कर दें तो इससे अन्य सभी घटक प्रभावित होते हैं। तो अगर हम वन के किसी एक घटक को, किसी एक पार्ट को अलग कर देंगे तो पूरा वन का जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता है। तो बाकी जो उसमें घटक का मतलब है, जो भी उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े जीव रहते हैं, बाकी जो पेड़ पौधे हैं जो कि एक दूसरे से जो संबंधित है, पूरा बताया गया कि परस्पर सब संबंधित होते हैं। तो यहाँ पे जो श्रृंखलाएँ हैं, खाद्य श्रृंखलाएँ हैं, ये सब एक दूसरे से संबंधित हैं। तो सभी घटकों को प्रभावित करेगा अगर हम वन के किसी एक क्षेत्र में या एक श्रृंखला में कोई भी विघ्न पड़ता है या कोई बाधा उत्पन्न होती है। तो प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से वन भूमि की सतह से पत्तियों को उठाकर उन्हें हैंड लेंस से देखने के लिए कहा। तो जो बच्चे हैं उन्होंने पत्तियों को हैंड लेंस से देखा, और उन्हें क्षयमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम भी दिखाई दिए। जो पत्तियां खराब हो गई थी, क्षयमान पत्तियों के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उन पर क्या हुआ, नन्हे नन्हे मशरूम दिखाई दिए। नन्हे कीटों
मिलीपीडों, सहस्त्रपादों, चींटों और भृंगों की सेना भी दिखाई दी। तो यही है वन के घटक, मतलब जो वन पर ही डिपेंड करते हैं। क्या है, छैमान पत्तियों पर नन्हे मशरूम उग आए और उसके बाद नन्हे कीट मिले और मिलीपीड मिले, जिन्हें हम सहस्त्रपाद भी बोलते हैं। चींटियाँ और भृंगों की सेना थी पूरी। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि ये जीव वहाँ कैसे रहते हैं। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि आसानी से देखे जा सकने वाले जीव तो यहाँ हैं ही, इसके अतिरिक्त यहाँ अनेक जीव यहाँ ऐसे हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, जिन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, जो मृदा के भीतर रहते हैं। पहली को आश्चर्य हो रहा था कि मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव क्या खाते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये मृत पादपों और जंतु ऊतकों को खाते हैं। मतलब जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो मशरूम और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या खाते हैं, तो ये मृत पादप हैं और जंतुओं के जो ऊतक हैं उनको खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में बदल भी देते हैं, जिन्हें हम ह्यूमस बोलते हैं। ये जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं, ये क्या करते हैं वन में, ये ऐसे जो पदार्थ होते हैं जो मृत हो चुके हैं उनको खाते हैं और खाने के बाद उनको एक गहरे रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जिसका नाम हमने दिया है ह्यूमस। ह्यूमस के बारे में आप सबने सुना होगा कि ये गहरे भूरे रंग का पदार्थ होता है जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा रंग में परिवर्तित किया जाता है। आपको मृदा की कौन सी परत में ह्यूमस मिलता है, मृदा के लिए इसकी क्या उपयोगिता है, आपने कभी ह्यूमस के बारे में सुना होगा, तो ये मृदा की कौन सी परत में मिलता है और ये मृदा के लिए किस प्रकार उपयोगी है, आइए जानते हैं। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को हम अपघटक बोलते हैं। यहाँ पर एक और बात आपने जानी कि जो मृत शरीर को ह्यूमस में बदल देते हैं, उन सूक्ष्म जीवों का एक और नाम है अपघटक। भूरे पदार्थ को ह्यूमस बोलते हैं और ह्यूमस को बदल देने वाले सूक्ष्म जीवों को अपघटक बोलते हैं। तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जानकारी मिलते ही पहेली ने मृत पत्तियों को हटाना आरंभ कर दिया और कुछ ही देर में भूमि पर ह्यूमस की परत को खोज निकाला। तो पहेली ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर की जो परत थी, पत्ते जो हरे पत्ते या पेड़ से जो पत्तियाँ गिरी थी उनको हटाया और उसके नीचे ही उसे ह्यूमस की परत मिल जाती है। फिर क्या होता है, ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं। वहाँ से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों मतलब जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। और वहीं पर शीला ने पूछा कि जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो उसका क्या होता है। भाई वनों में जीव रहते हैं, तो अगर कोई जीव मर जाता है तो वहाँ फिर उसका क्या होता है। तो टीबू नाम के विद्यार्थी ने ये उत्तर दिया कि जो मृत जंतु होते हैं उनको गिद्ध, कौवा और गीदड़ और कीटों का भोजन बन जाते हैं। मतलब जो मृत जंतु होते हैं वो गिद्धों का, कौवों का, गीदड़ों का और अन्य कीटों का भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र जो है वो चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। तो वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। आइए देखते हैं ये कैसा चक्र है जो चलता रहता है। तो ये है वो चक्र, आप देखेंगे कि यहाँ पर अपघटक हैं, मृदा है, जल है और पोषक तत्व हैं और ये इनको अपनी जड़ों के द्वारा अवशोषित करते हैं। ऊपर से सूर्य की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा चक्र जो चलता रहता है। फिर यहाँ से जो भी पत्तियाँ या जीव जो मृत होते हैं उनको फिर अपघटक ह्यूमस में बदल देते हैं। फिर वहाँ से पोषक तत्व प्रदान होते हैं, पौधों को पोषक तत्व मिलते हैं और फिर से ये पूरा चक्र जो है वो चलता रहता है। अब आगे देखते हैं। पहेली ने प्रोफेसर अहमद को याद दिलाया कि उन्होंने यह नहीं समझाया कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि वनों को हम क्या बोलते हैं, हरे फेफड़े बोलते हैं।
तो पहली पूछती है अपने प्रोफेसर से कि वनों को हम हरे फेफड़े क्यों कहते हैं। तो देखते हैं कि प्रोफेसर अहमद ने क्या समझाया। प्रोफेसर अहमद ने समझाया कि पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन निर्मुक्त करते हैं। तो जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसमें पौधे ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं और वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। अब आपको समझ में आया होगा कि वनों को हरे फेफड़े क्यों कहा जाता है। क्योंकि वनों में जो पौधे हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। जो ऑक्सीजन है वो हम सबके लिए कितनी उपयोगी है आप सब जानते हैं। कोविड में इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिला था जब ऑक्सीजन को ख़रीदा भी गया था। इतनी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन हमारे लिए पौधे वायुमंडल में उपलब्ध कराते हैं और जिन जंगलों और पौधों को आज हम नष्ट कर रहे हैं। तो वन हमारे लिए क्या है, हरे फेफड़े हैं। बच्चों ने देखा कि आसमान में बादल बन रहे हैं तो याद दिलाया गया कि हमने क्या पढ़ा था, क्लास 6 में जल चक्र के बारे में पढ़ा था। तो ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वृक्ष अपने मूलों से जल को अवशोषित करते हैं और वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल वाष्प निर्मुक्त करते हैं। वृक्ष क्या करते हैं, अपनी जड़ों से जल को अवशोषित कर लेते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है जिससे जल को जल वाष्प द्वारा निर्मुक्त करते हैं। तो देखिए जो हमारी प्रकाश संश्लेषण में पादप वाली जो क्रिया थी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हमारे वायुमंडल में कैसे रहता है। तो ये है पादप जो क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, और जंतु ऑक्सीजन को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो इस तरह से ये एक साइकिल बनती है जो कि चलती रहती है। इसीलिए हमारे लिए पौधे इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हम पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं। वृक्षों की संख्या कम होती तो जल चक्र किस प्रकार प्रभावित होता। यदि वृक्षों की संख्या कम हो जाएगी तो जल चक्र प्रभावित होगा। तो टीबू ने बताया कि वन केवल पादपों और जंतुओं का आवास नहीं है, वन क्षेत्र में अनेक मानव समुदाय भी रहते हैं। इनमें से कुछ विभिन्न जनजातियों के हो सकते हैं। ये लोग अपनी अधिकतर आवश्यकताओं के लिए वनों पर ही निर्भर करते हैं और वन उन्हें भोजन भी देता है, आश्रय भी देता है, जल और औषधियाँ भी प्रदान करता है। वन क्षेत्र में रहने वाले ये लोग वहाँ के अनेक औषधीय पादपों के बारे में जानते हैं। तो एक छोटे से झरने से पानी पी रहा था कौन, पूजो। तो उसने देखा कि हिरणों का एक झुंड उससे कुछ दूरी पर है। उसने एक हिरणों का झुंड देखा जो उससे कुछ दूरी पर है और झरने को पार कर रहा था। कुछ ही पल में सभी हिरण झाड़ियों में गायब हो गए। सघन झाड़ियाँ और ऊंची घास जंतुओं को भोजन और रहने का आश्रय भी प्रदान करती हैं। ये उन्हें वन में रहने वाले मांसभक्षी जीवों से सुरक्षा भी देती है। तो वन जीव जंतुओं के लिए भी उपयोगी है और मनुष्यों के लिए भी उपयोगी है। तो वन में हिरण इस प्रकार से दिख रहे हैं, दीवार पर उगा एक पौधा। चलिए आगे देखते हैं। टीबू ने वन के फर्श को देखना आरंभ कर दिया। अचानक कुछ देर में उसने बच्चों को अपने पास बुलाया और उसने कुछ जंतुओं की लीद दिखाई और विभिन्न जंतुओं की लीदों के बीच अंतर समझाया। तो सभी जंतुओं के बीच लीद दिखाई और जो सभी जंतुओं की लीदों के बीच जो अंतर था वो भी दिखाया। प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि वन अधिकारी वन में कुछ जंतुओं की उपस्थिति की जानकारी उनकी लीद और पद चिन्हों के आधार पर करते हैं। तो लीद को तो आप सब लोगों ने सुना होगा, जाना होगा। तो बूचों ने सबका ध्यान जंतुओं की लीद की बड़ी छायमान ढेरी की ओर आकर्षित किया। उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे। तो लीद गोबर को बोलते हैं।
उस ढेर पर अनेक भृंग और कैटरपिलर लार्वा पनप रहे थे। अनेक नवोद्भिद पौधे भी अंकुरित हो रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये नवोद्भिद पौधे कुछ शाखों और झाड़ियों के हैं। जंतु भी कुछ पादपों के बीजों को प्रकीर्णित करते हैं। इस प्रकार जंतु वनों में पादपों को वृद्धि करने और पुनर्जन्म में सहायक होते हैं। मतलब जो पौधे हैं वो जो जंतु हैं वो क्या करते हैं, जो कुछ भी खा लेते हैं, तो उसमें से जैसे कि वनों की पत्तियां खाते हैं, बीज खा लेते हैं, तो उसमें से कुछ बीज होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं होते हैं, तो वो उनकी लीद के माध्यम से वापस से वन में आ जाते हैं। और फिर क्या होता है कि वो अपने जो पौधे हैं, नवोद्भिद पौधे हैं, वो उगने लगते हैं। तो इससे पुनर्जनन में जो पौधे हैं वो भी सहायता करते हैं। जंतुओं का क्षयमान गोबर और नवोद्भिद पौधों को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। जंतुओं का क्षयमान जो गोबर है वो नवोद्भिद पौधों को उगने के लिए क्या प्रदान करता है, पोषक तत्व प्रदान करता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो जंतुओं का क्षयमान गोबर है वो भी वनों के लिए कितना आवश्यक है, नए पौधों के लिए कितना आवश्यक है। पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन और आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। जंतुओं की विविध किस्में वन के पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती हैं। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखते हैं और बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार वन एक गतिक सजीव इकाई है। तो वन एक कैसी इकाई है, गतिक सजीव इकाई। गति का मतलब है जो चलती फिरती रहती है, मतलब उसमें कई सारी जो चक्र हैं, कई सारी साइकिल्स हैं वो चलती रहती हैं, और उसमें बहुत सारे सजीव रहते हैं जो कि गति करते हैं। तो इसीलिए गतिक सजीव इकाई है और जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। वो क्या है, जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। तो इस तरह से तो आज हमने बहुत कुछ समझा और बहुत कुछ जाना पेड़ पौधों और वनों के बारे में। अब हम देखेंगे इससे आगे का पार्ट 3 में। तो ये हमारा पार्ट 2 था। आज की क्लास में हमने जो भी डिस्कस किया वो हमारा पार्ट 2 क्लास है, और इसके बाद पार्ट 3 आएगा। तो आई होप आज जो भी हमने डिस्कस किया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।